दोस्तों, मेरी मंडली की एक सदस्य हैं सदफ नाज। कम बोलती हैं लेकिन कमाल का लिखती हैं। चलिए आज आपको सुना रहा हूं सदफ की लिखी हुई कहानी, जिसका नाम है 8:15 की दिल्ली वाली ट्रेन। उसने बस अभी अभी 8:15 की दिल्ली वाली ट्रेन के सेकंड एसी के A2 कोच में कदम रखा ही था। वो सीट नंबर 42 ढूंढ ही रही थी कि तभी अचानक कोई उसके सर को जोर जोर से झटके देने लगा। उसका दिल सुपर फास्ट ट्रेन की तरह फुल स्पीड में धड़क उठा। सर में गोल गोल चक्कर आने लगा कि बस अब जान निकलने ही वाली है। तभी कानों में मिंटी की आवाज आई, दीवा बाजी जल्दी उठिए, आपको दादी अम्मी बुला रही ना। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मुंदी आंखों में ही दीवा ने राहत की सांस ली थी। ओ, तो ये मिंटी की बच्ची है, और वो ख्वाब था। शुक्र है वो ख्वाब ही था। दिमाग के दुरुस्त होते ही सबसे पहले उसने मिंटी को लताड़ा। जंगली कहीं की, इस तरह किसी के सर को झंझोड़ के नींद से जगाया जाता है क्या? अभी मेरा हार्ट फेल हो जाता तो। लेकिन उसके सर के पास खड़ी मिंटी ने उसकी डांट को कोई खास तवज्जो नहीं दी, बल्कि वो बेहद पुरस्रार ढंग से बिल्कुल उसके कानों के पास झुक के फुसफुसा के बताने लगी, बाजी सब लोग बड़े गुस्से में लग रहे हैं। मिंटी की इत्तला ने उसे बेचैन कर दिया। तो क्या सबके सब ड्राइंग रूम में बैठे हैं? दीवा ने सवाल किया। जी, मिंटी ने जी को लंबा खींचते हुए जवाब दिया। उसके सारे सेंसेस हाई अलर्ट हो चुके थे। यूं सुबह सुबह पेशी के लिए बुलावे से उसने कुछ तो अंदाजा लगा ही लिया था। यूं भी हफ्ते भर से एहसन के बच्चे ने ब्लैकमेल करके रखा हुआ है। शायद उसने ही, छोड़ूंगी नहीं। उसने अपने कजन एहसन के बारे में सोचते हुए दांत पीसे। खैर, एक दिन तो सबको पता चलना ही था। खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, हालांकि सबके रिएक्शन का सोच के हालत पतली हुई जा रही थी। खैर, उसने सोचते हुए जल्दी जल्दी पांव चप्पलों में ठूंसे, बालों को कल्चर से दबाया, कांधे पे दुपट्टा डाला और वॉशरूम जाके जल्दी जल्दी चेहरे पे पानी के छींटे मारने लगी। बाहर आते ही ड्राइंग रूम की ओर भागी। उसने दरवाजे पे ठिठक के दीवार घड़ी पे नजर डाली, जो सुबह के 6:15 का वक्त दिखा रही थी। न जाने किस ग्रह से इंपोर्ट किए गए हैं मेरे खानदान वाले। विटामिन कैल्शियम के बजाय वक्त की पाबंदी के कैप्सूल खाते हैं सबके सब। इतनी सुबह सुबह उठ जाना और हर छोटे बड़े मसले को लेकर बैठकी भी सुबह सवेरे लगा देना, जैसे इनके खानदानी वसीयत में लिख दिया गया है। वो चिढ़ के सोचने लगी। आइए आइए साहबजादी। कमरे में कदम रखते ही दादी जान ने उसकी खातिरदारी की। दीवा के कानों में आने वाले खतरे की घंटी बज गई थी। दीवा ने दादी जान के जुमले को नजरअंदाज करते हुए कमरे का जायजा लिया। दादी जान हाथ में तस्बीह लिए दीवान पे चढ़ी बैठी थी। बगल वाले सोफे पे मम्मी पापा विराजमान थे। एक तरफ भाईजान और बाजी भवें ताने उसको यूं घूर रहे थे मानो उसने अभी अभी मार्स से आई उड़न तश्तरी उनकी छत पे लैंड कर दी हो। छोटी फुप्फू भी एक सोफे पे बैठी अपने लंबे नाखूनों पे गौर फरमा रही थी, हालांकि उनकी आंखें नींद के खुमार में डूबी लग रही थीं। बेचारी छोटी फुप्फू को भी इन लोगों ने ना सुबह सुबह खानदानी मीटिंग अटेंड करने के लिए जगा दिया। फुप्पू की नींद खराब होने पे उसको बेहद अफसोस हुआ। वो उन्हीं के पास जाके बैठ गई। अगले ही पल उसकी खातिरदारी शुरू हो चुकी थी। शुरुआत मम्मी ने की। ठीक ही कहते हैं लोग, फुप्पू भतीजी एक जात होती है। साजदा, इसने भी तुम्हारे रंग ढंग निकाल लिए। और तुम? अब उनका रुख दीवा की तरफ था। हमें तो पता भी नहीं चलता कि तुम अपनी फुप्पू की सरपरस्ती में दर्जी बनाने वाले कॉलेजों के एंट्रेंस एग्जाम देती फिर रही हो। अपनी पीएचडी होल्डर भाभी के मुंह से दर्जी बनाने वाले कॉलेज सुन के छोटी फुप्पू तड़प उठी थी। अरे हद है भाभी, दर्जी बनाने के कॉलेज? दीवा कोई पड़ोस के जुम्मन दर्जी से सिलाई कटाई की ट्रेनिंग लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं देती फिर रही है। छोटी फुप्पू की बात पे दादी जान का पारा और चढ़ गया। उन्होंने भी अपनी पोती से पहले अपनी नालायक बेटी की खबर लेना जरूरी समझा। साजदा, बजाय समझाने कि तुम इसकी हिमायत कर रही हो, लो भला मरहूम कासिम अली की पोती मोहल्ले भर के कपड़े सिलती फिरेगी। कमबख्त, नाक कटवाएगी हमारी।
दादी जान को यूं भी अपनी नाक की बहुत फिक्र रहती थी। दीबा को सबका छोटी फुफ्फू पे यूं चढ़ दौड़ना बहुत बुरा लग रहा था। उसने ही उनको अपने फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में किसी को भी बताने से मना किया था, कम से कम रिजल्ट आने तक। लेकिन दीबा के कज़न एहसन ने वक्त से पहले ही भांडा फोड़ दिया था और जिसका नतीजा सामने था। अब तक गुस्से से भरे बैठे पापा ने भी अपना फर्ज निभा दिया। यूं भी वो शुरू से उसको गैर जिम्मेदार ही समझते थे। अगर यही करना था तो मेडिकल की तैयारी क्यों की और बायोकेमिस्ट्री में वक्त और पैसे क्यों गंवाए? पापा की फटकार खामोशी से सर झुकाए सुनती हुई दीबा मन ही मन सोच रही थी कि क्या वाकई उसने पैसे और वक्त को गंवाया है। लेकिन उसके मन ने सख्ती से कहा, नहीं, वो बिल्कुल सही रास्ते पे है। दीबा यासिर अली का परिवार भी उन्हीं पढ़े लिखे घरानों में शामिल था जो पीढ़ियों से मानते आए हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर या प्रोफेसर बस ऐसा ही प्रोफेशन इज्जतदार प्रोफेशन है। ऐसे में वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके फैसले पे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। हालांकि दीबा आपको अभी जितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है ना, वो कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल ऐसी नहीं थी। काफी दब्बू और डरपोक किस्म की लड़की रही है ये। छोटे बड़े कदम उठाने से पहले मम्मी, पापा, नानी, दादी से लेके अलाना फलाना तक सब के बारे में सोचती थी और उन लोगों पे उसके उठाए गए कदम के साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे घंटों विचार किया करती। और अक्सर यूं होता कि वो उस काम को करने का आइडिया बीच में ही ड्रॉप कर देती। इसी नेचर से उसकी जिंदगी अच्छी खासी लेबोरेटरी बन के रह गई थी। बचपन से ही ख्यालों में उड़ते रहने वाली दीबा को रंगों और फैब्रिक से बहुत प्यार था। चमकती मैगजीन्स में खूबसूरत डिजाइन के कपड़े पहने मॉडलों को देखकर उसकी सांसें अटक सी जाती। वो अक्सर उन सारी देखी गई डिजाइन्स को मन ही मन काट छांट के अलग सा शेप दे के खुश हो जाती। पेंटिंग, स्केचिंग करना उसको बहुत पसंद था। हालांकि इन सब के बावजूद वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। क्लास में हमेशा उसके अच्छे नंबर आया करते। जब से थोड़ी समझदार हुई थी वो मन ही मन फैशन डिज़ाइनर बनने के सपने देखती रहती थी, पर अपने सपनों के बारे में किसी से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई कभी उसकी। हाँ, जैसे ही 10वीं का रिजल्ट आया उसकी ज़िंदगी अचानक फैमिली एक्सपेरिमेंट में तब्दील हो गई थी। उसके 10वीं में अच्छे नंबरों से पास होते ही घर वालों की एक और ऐसी ही मीटिंग बैठी थी। तुम्हारे अब्बा जान को बड़ा अरमान था कि उनके बच्चों में से कोई एक डॉक्टर बनता, लेकिन सब के सब सरकारी अफसर और प्रोफेसर बन गए। दादी ने सर्द आह भरते हुए अपने बेटे यानी दीबा के पापा से कहा। दीबा ने अपनी बात कहने के लिए अपने होंठ खोले ही थे कि मम्मी बोल पड़ी, अम्मी, मेरे भी मायके में कोई डॉक्टर नहीं है। मम्मी को भी अफसोस था। पापा ने उन दोनों की ख्वाहिश को जबान दे दी। अरे, दीबा के बायोलॉजी में हमेशा अच्छे नंबर आते हैं तो इसको हम मेडिकल की तैयारी करवाएंगे। पापा ने फैसला सुना दिया। दीबा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन पापा मम्मी और दादी से मशवरा करने लगे थे। अरे, वक्त बर्बाद करने से क्या फ़ायदा भाई, इसको कोटा भेज देते हैं मेडिकल की तैयारी के लिए, साथ साथ वहीं +2 भी कर लेगी। अब इसमें भला घर वालों को क्या एतराज़ हो सकता था। और इस तरह से बोरिया बिस्तर बांध के दीबा मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा रवाना हो गई। कोटा आके वो जी जान से पढ़ाई में जुट गई थी ताकि घर वालों को उससे कोई शिकायत न हो। पर वो क्या करती जब क्लास में रवि सर SHM के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे होते और वो क्लास की दीवारों और खिड़की के पर्दे के रंगों के बैलेंस के बारे में सोच रही होती। पीजी वाली आंटी की साड़ी और ब्लाउज के मैचिंग पे उसका ध्यान अटक जाता। वो अपनी दोस्तों से पूछती, तुमने देखा सुमन आंटी ने क्रीम और मरून कलर की साड़ी के साथ क्रीम कलर का ब्लाउज पहना है, कितना डल कॉम्बिनेशन है। अगर आंटी ने साड़ी के साथ डल गोल्ड कलर का ब्लाउज पहना होता ना, कितना बढ़िया लुक आता है ना। दोस्तों के साथ फिल्म या फैशन मैगजीन देखते हुए अचानक बोल उठती, ये तुम्हें नहीं लगता अगर इस मॉडल के कुर्ते का गला राउंड के बजाय बोट शेप होता तो इसकी लंबी और पतली गर्दन और खूबसूरत नजर आती। उसकी सहेलियां ऐसी बातों पे उसको घूर के देखती और उसको पढ़ाई पे ध्यान देने की नसीहतें करती। वो ऐसा जानबूझ के नहीं करती थी, वो तो हर वक्त किताबें खोले बैठी रहती थी।
लेकिन बात यह थी कि वो किताबें तो ज़रूर खोल के बैठती थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता। वही सब्जेक्ट्स जिनमें 10वीं तक अच्छे नंबर आए थे, अब वो ठीक से समझ में क्यों नहीं आ रहे थे। उसका मन उन किताबों से दूर भागने का करता। ऐसे में वो अपना छोटा सा बॉक्स निकाल लेती, जिसे उसने कोटा आने से पहले मम्मी से छुपा के बैग में रख लिया था। बॉक्स में तरह तरह के कागज, कलर पेंसिल, स्केच, गम, कैंची, बटन, कपड़ों की कतरने, ड्राइंग कॉपीज थे। वो उन चीजों से कुछ कुछ बनाती रहती, और जब जोड़ तोड़ के कुछ बन जाता तो उसका मूड फिर से ठीक हो जाता। उसकी रूममेट दीपाली उससे अक्सर कहती थी, दीबा, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, तुझे तो फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करनी चाहिए यार, यहाँ क्या कर रही है। दीपाली की बातों से उसको याद आता कि ऐसा तो सिर्फ छोटी फुप्पू ही उसके बारे में सोचती हैं। हमारी दीबा बहुत क्रिएटिव है, वो अक्सर तारीफें करती। हालांकि घर वाले उसकी क्रिएटिविटी को वक्त की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। उन्हें तो सिर्फ उसके रिजल्ट और परसेंटेज ही समझ में आते थे। वो ये सब कुछ दुख से सोचती और फिर अपनी पढ़ाई में जुट जाती। लेकिन 2 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद वो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाई, तो न जाने क्यों उसको दुख के बदले खुशी हो रही थी। मेडिकल का एंट्रेंस ना निकाल पाने का दुख नहीं था उसे। हाँ, ये डर जरूर था कि कहीं एक बार फिर उसको मेडिकल की तैयारी में जोत न दिया जाए। 2 साल की तैयारी के बावजूद तुम पीएमटी नहीं निकाल पाई। अरे अपने भाई बहनों को देखो, इंजीनियरिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी रैंकिंग मिल गई, लेकिन तुम। पापा ने अफसोस जताया। दीबा शर्म से गड़ गई थी। +2 के इसके नंबर ठीक ठाक हैं, इसको बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन दिला दीजिए, कॉलेज के साथ साथ मेडिकल की तैयारी भी कर लेगी, भाईजान ने पापा को सलाह दी। दीबा अगले कुछ दिनों में शहर के कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में पाई जाने लगी। लेकिन रात दिन बायोकेमिस्ट्री की किताबों में उलझी दीबा क्या करती जब उसको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मुश्किल से समझ में आती। अक्सर मन उन किताबों से उचटने लगता, और ऐसे वक्त में वो अपनी कॉपी में तरह तरह के स्केचेस बनाने लगती। और हैरत की बात है कि इसमें उसका ध्यान नहीं भटकता था, बल्कि खुशी मिलती थी। दीबा अपने घर वालों को मायूस नहीं करना चाहती थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद मिड टेस्ट के 3 पेपरों में फेल हो गई। सब ने अपना माथा पीट लिया। सब आप लोगों की गलती है भाई, आप उससे बेमन के काम करवाएंगे तो रिजल्ट तो यही आएगा। 2 दिन पहले मायके आई छोटी फुप्पू ने सबको लताड़ा। छोटी फुप्पू दीबा को समझती थी, और दीबा को भी बचपन से वो बेहद पसंद थी। उसे उनका ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, उनकी पूरी शख्सियत बहुत अच्छी लगती थी। खानदान में शादी ब्याह के मौक़ों पे उनके आसपास भीड़ लगी रहती थी। जिसके भी बालों और चेहरे पे उनका हाथ फिर जाता, वो उस पार्टी में सबसे खास नजर आता। खानदान भर की ब्यूटी एक्सपर्ट थी वो, लेकिन घर वालों को उनके शौक से बेहद चढ़ थी। अरे इसी शौक की वजह से तो कूड़ मगज रह गई, रो पीट के बीएड कर पाई थी साजदा, दादी जान अक्सर कहती। फुफ्फू ब्यूटिशियन की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उनको डोनेशन दे दिला के बीएड करवा दिया गया। ससुराल वापस जाने से पहले छोटी फुफ्फू उसके कमरे में आई थी। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। दीबा की आंखें झिलमिला उठी थी। देखो दीबा, दूसरे हमारे सपनों को समझे, हम ऐसी उम्मीद क्यों करें। अपनी लिमिटेशन और ताकत हमें पता होगी ना कि किसी दूसरे को। तुम वो गलती मत करना जो मुझसे हुई। उसी शाम छोटी फुफ्फू अपने ससुराल वापस चली गई थी, और दीबा ने भी उसी शाम अपना पक्का फैसला ले लिया था। देर से फोन बज रहा था। कांपती कांपती दादी जान ने फोन उठाया। हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो, किससे बात करनी है? दादी ने तेज आवाज में पूछा। उन्हें थोड़ा कम सुनाई देता था। जी हम नव जागरण अखबार से फोन कर रहे हैं, दीबा यासिर अली से बात हो सकती है क्या? उधर से किसी ने पूछा। अखबार से? अरे भाई क्या मुसीबत आन पड़ी? दादी ने हड़बड़ाते हुए पूछा। जी हमें दीबा यासिर अली। अरे इस लड़की ने क्या कर दिया कि अखबार वाले इसको पूछ रहे हैं? दादी परेशान होकर बड़बड़ाई। तब तक यासिर अली आ गए। दादी ने फोन उनको थमा दिया।
यासिर अली के फोन रखते ही दादी ने सवालिया नजरों से उनको देखा। अरे कुछ नहीं अम्मा, वो दीबा हमारी तस्वीर मांग रहे थे। उसने जो इम्तिहान दिया था उसमें देश भर में चौथी पोजीशन लाई है। यासिर अली ने तफसील बताई। हैं? कपड़े सिलने के इम्तिहान में भी पोजीशन आती है? दादी हैरान थी। दूसरे दिन अखबार में नाम के साथ उसकी तस्वीर भी छपी थी। खानदान के बाकी बच्चे भी पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन अब तक किसी ने नेशनल रैंकिंग में जगह नहीं बनाई थी। खबर छपते ही हर तरफ से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन घर पे किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था मानो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि दीबा के साथ कैसा सुलूक किया जाए। सबने शायद इसी कंफ्यूजन में चुपचाप का रोजा रख लिया था। वो बधाइयां तो वसूल कर रहे थे, लेकिन दीबा से कुछ नहीं कह रहे थे। कुछ दिनों के बाद एक दिन पापा दीबा के कमरे में आए। दीबा, तुम्हारी काउंसलिंग की डेट आ चुकी है? जी पापा। उसने खामोशी से सर हिलाया। तुम्हारी काउंसलिंग तो दिल्ली में होगी ना? जी पापा। तुम्हें जाना नहीं है क्या? दीबा ने हैरानी से पापा को देखा। लेकिन बाकी सारे लोग? उसने सवाल किया। सब लोग खुश हैं। तुम्हारी दादी कह रही थी कि उनकी पोती ने अपने दादा मरहूम कासिम अली का नाम रोशन कर दिया है, और ये भी बता रही थी कि तुम बिल्कुल उन पे गई हो, क्योंकि सिलाई कढ़ाई में बिल्कुल उनके हाथों के जैसी ही तुम्हारे हाथों में सफाई है। पापा मुस्कुराते हुए उसको बता रहे थे। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ ख्वाब है या हकीकत। पापा ने हैरान सी खड़ी दीबा की हथेलियों को खींचकर उन पे ट्रेन की 2 टिकटें रख दी थीं। हम अगले हफ्ते 12 तारीख को 8:15 की दिल्ली वाली ट्रेन से चल रहे हैं, और हाँ, अपनी छोटी पुप्पू को भी खुशखबरी सुना देना। पापा हंसते हुए कह रहे थे, और दीबा को अपनी सांस मारे खुशी के रुकती हुई महसूस हो रही थी। दोस्तों, किस्सा खत्म, पैसा हजम।